नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। खास खबर देख रहे हैं आप प्रियव्रत दीक्षित के साथ। हरियाणा के आदमपुर उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार भव्य बिश्नोई आज दोपहर को नामांकन भरेंगे। नामांकन का समय सुबह 11 बजे से लेकर 3 बजे तक है। वहीं भव्य बिश्नोई नामांकन पत्र दाखिल करवाने के लिए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ पहुंच सकते हैं। इससे पहले अभी तक 2 नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं और अगर बात करें तो इनेलो और कांग्रेस की, तो अभी तक 2 पार्टियों की ओर से उम्मीदवार घोषित नहीं किए गए हैं। 2 उम्मीदवारों ने अभी तक नॉमिनेशन किया है और आपको बता दें कि क्रिकेटर रह चुके भव्य अपनी राजनीतिक पारी की दूसरी इनिंग बीजेपी से खेल रहे हैं। भव्य हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पास आउट है। उनकी अधिकतर शिक्षा विदेश में हुई है और भव्य ने वर्ष 2019 में कांग्रेस के टिकट पर हिसार लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था और तब बीजेपी के बृजेंद्र सिंह से हार गए थे। तो वहीं अब आपको बता दें कि अब उनका जो राजनीतिक सफर है वो बीजेपी के साथ है और अब आज वो नामांकन दाखिल करेंगे। आपको बता दें कि भव्य बिश्नोई आज नामांकन दाखिल करेंगे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ भी उनके साथ मौजूद रह सकते हैं। और साथ ही बात की जाए तो आज सुरक्षा व्यवस्था भी हिसार में चौक चौबंद है। आदमपुर उपचुनाव को लेकर आज भव्य बिश्नोई नामांकन करेंगे और आपको बता दें कि अभी तक फिलहाल कांग्रेस ने यहां पर अपने पत्ते नहीं खोले हैं। कांग्रेस और इनेलो ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। और बात कर ली जाए तो यहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रत्याशी उतार दिया गया है और भव्य बिश्नोई आज नामांकन दाखिल करेंगे। लेकिन चुनाव और भी ज्यादा दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि आदमपुर उपचुनाव की बात कर ले तो यहां पर भव्य बिश्नोई को बाहरी प्रत्याशी के तौर पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी करार देती हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती एक प्रत्याशी को घोषित करना बन गया है, क्योंकि जिस तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस इस समय मझधार में खड़ी हुई है और एक तरफ कांग्रेस अध्यक्ष पद को चुनाव को लेकर भी कांग्रेस में बखेड़ा खड़ा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ आदमपुर उपचुनाव में प्रत्याशी को लेकर भी कांग्रेस असमंजस में पड़ी हुई नजर आ रही है। तो वहीं बीजेपी का रवैया चौंकाने वाला है। दिग्विजय सिंह चौटाला महासचिव जेजेपी पोस्टर को देख मुझे हैरानी होती है। हम राज्य में बीजेपी के साथ गठबंधन की सरकार चला रहे हैं। बीजेपी की सीनियर लीडरशिप हमेशा बोलती रहती है कि हमें गठबंधन को और आगे बढ़ाना है, ऐसे उपचुनाव हो और उसके बाद भी जेजेपी की किसी भी वरिष्ठ नेता की फोटो ना हो। यह रवैया काफी चौंकाने वाला है। तो आपको बता दें कि पोस्टर विवाद को लेकर भी यहां पर बीजेपी और जेजेपी के बीच जो माहौल ठीक नहीं देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि बीजेपी के पोस्टर से जेजेपी के नेता गायब नजर आए। हालांकि प्रदेश में दोनों की सरकार है, लेकिन इसी बीच देखा जाए तो यहां पर कहीं ना कहीं आदमपुर उपचुनाव में जेजेपी को साइडलाइन कर दिया गया है। चलिए आज आदमपुर उपचुनाव पर मंथन करेंगे कि आखिर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन सी कांग्रेस को परेशानी सामने आ रही कि आज भव्य बिश्नोई बीजेपी की तरफ से तो नामांकन कर देंगे, लेकिन कांग्रेस और इनेलो ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले। आखिर कांग्रेस कितना मंथन करेगी, क्योंकि अगर बात की जाए तो हरियाणा में चुनावों का सीजन है। 24 में लोकसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, पंचायत चुनाव है, निकाय चुनाव है, तमाम चुनाव है। और अगर बात की जाए तो यहीं से पटकथा भी तमाम पार्टियों की रचनी शुरू हो जाएगी कि आखिर आने वाले समय में किस तरीके से पार्टी रणनीति बनाएगी और यहीं से शुरू होगा कि आखिर आने वाले समय में चुनावी माहौल में किस पार्टी का वर्चस्व रहेगा। आज इसी को लेकर एक पैनल मौजूद है। परिचय करा देते हैं आपका। सत्यव्रत शास्त्री हैं, प्रवक्ता है बीजेपी के, अपने बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते हैं। वेद प्रकाश विद्रोही जी हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस के, कांग्रेस में इनका एक अच्छा वर्चस्व है। ओमकार सिंह है, प्रवक्ता है इनेलो के। सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। वेद प्रकाश जी, शुरुआत मैं इस चर्चा की आपसे ही करना चाहूंगा। आवाज पहुंच रही है अब तक? वेद प्रकाश जी बोलिए सर। आवाज पहुंच रही है आप तक क्या?
हाँ, बहुत अच्छी। चलिए, शुरुआत में चर्चा की आपसे करना चाहूंगा। देखिए, अगर बात की जाए तो भव्य बिश्नोई आज नामांकन करेंगे। कांग्रेस को आखिर कौन सी दिक्कत आ रही कि अभी तक पत्ते भी नहीं खोले गए? क्योंकि देखा जाए तो अब कहीं ना कहीं नामांकन की तिथि भी, आखिरी तिथि की बात करें तो 14 अक्टूबर है और आज 12 हो गई है। तो कहीं ना कहीं अगर बात की जाए तो कांग्रेस को अब तक अपनी जमीन तैयार करने के लिए कम से कम प्रत्याशी का ऐलान कर देना चाहिए। या तो कांग्रेस इतना मंथन कर रही है, बहुत सोच विचार कर प्रत्याशी उतारेगी, या कहीं ना कहीं अंतर कलह में जरूर कांग्रेस फंसती हुई नजर आ रही है। वेद प्रकाश जी। रिवर जी, ना तो अंतरकलह है और ना देर हुई है। भाजपा के साथी तो शायद गांव में गए भी नहीं है। हमारे तो कार्यकर्ता 1 महीने से पहले ही सारे गांव में दौरा कर चुके हैं, अपनी टीमें गठित कर चुके हैं, 3 ऑफिस हमारे खुल चुके हैं, 3 जोन हमारे बन चुके हैं। अब रही, मैं बता रहा हूं, प्रत्याशी की बात बता रहा हूं सर। अब आज है 12 तारीख, भव्य बिश्नोई 12 तारीख को अगर अपना नामांकन भर देगा तो कौन सा वो बढ़त ले लेगा, और हम 14 को भर देंगे तो कौन से पीछे हो जाएंगे? पहले प्रत्याशी भी तो घोषित करना चाहिए जिसको प्रत्याशी हो जाएगा ना आज। वो तो देखिए, प्रत्याशी का लिस्ट भेज दी हाईकमांड के पास, हाईकमांड आज चर्चा कर लेगा। सारे जो हमारे नेता हैं उनको आज बुलाकर सबसे विचार विमर्श होकर शाम तक उनको बता देंगे कि वे कौन प्रत्याशी होगा, और जो प्रत्याशी होगा शाम तक उसके पास भी सूचना पहुंच जाएगी, भाई इसको चुना है, और कल आपको भी पता चल जाएगा। एक समय के लिए तो ऐसा लगा था कि जयप्रकाश जेपी को ही प्रत्याशी बना दिया गया है। तमाम चैनल्स पर ब्रेकिंग न्यूज चल गई कि सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर की जयप्रकाश जेपी प्रत्याशी होंगे, लेकिन उसके बाद उन्हें ठंडे बस्ते में कहीं ना कहीं डाल दिया गया है। देखिए, ये आपका अधिकार है। हाँ। आप सूत्रों से किसी को भी प्रत्याशी बना दे। कभी आपने संपत सिंह को बना दिया, कभी आपने गौरव को बना दिया, कभी आपने जयप्रकाश, ये आपका अधिकार है, इसमें हम कुछ नहीं कह सकते। हमने तो नहीं कहा, हमारा 16 आपको अब तक कह देना चाहिए। चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास सत्यव्रत शास्त्री। सर, मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। मैं दूसरे राउंड में आऊंगा आपके पास। वेद प्रकाश जी, आऊंगा। एक बार चर्चा में सभी को ले लेते हैं। 16 लोगों ने अप्लाई किया है, जिसमें जयप्रकाश भी एक थे। चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास दूसरे राउंड में। एक बार सभी को चर्चा में ले लेते हैं। सत्यव्रत शास्त्री जी। देखिए प्रियव्रत जी, विद्रोही जी कह रहे थे कि हमारी तैयारियां चल रही है। जो ये तैयारियां कांग्रेस के द्वारा की गई हैं, वो तो भाजपा रोज करती है। अभी 3 ब्लॉक बनाए, हमारे यहाँ 4 मंडल हैं। उनकी टीम में आएंगी बाहर से प्रचार करने के लिए, हमारे पास वहीं पर है। इनके प्रत्याशी अभी चयन की प्रक्रिया में है। हमारे प्रत्याशी मतदान उसका नामांकन कर रहे हैं। हमारे लोग अगली कैंपेन की तैयारियां, जो हमारे सामने आने वाले लोग हैं, उनके जो मजबूत लोग हैं और वो किसी कारण से वहां से असंतुष्ट हैं, उनको पार्टी में ज्वाइन करने के लिए लाइन लगी हुई है। अभी कांग्रेस के अंदर जो है वो भागा भागी ना हो, इसके लिए अभी टिकट की घोषणा रोकी गई है। देखो अंतर कितना है, आपको अंतर स्पष्ट दिखेगा। इतना ही अंतर भाजपा कांग्रेस की जीत में होगा। मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि जीत में कोई संशय नहीं है। मार्जिन का रोला है कि मार्जिन किससे आगे बढ़ा जाए। भारतीय जनता पार्टी मार्जिन के लिए चुनाव लड़ रही है। और मेरी आवाज में शायद डबलिंग है, कोई आपको ठीक आ रही है? मैं ठीक करवाता हूं। लेकिन सत्यव्रत शास्त्री जी, कहीं ना कहीं मुझे आपकी पार्टी के जो 25 हैं उन्हीं पर कांग्रेस चलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि देखा जाए तो 2014 में अगर बात कर ली जाए तो कहीं ना कहीं जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो आपने भी कई पत्ते नहीं खोले थे कि कौन मुख्य चेहरा होगा बीजेपी का, और एंड मौके पे आपने घोषित कर दिया था। तो कहीं ना कहीं उसी 25 पर कांग्रेस भी चलती हुई नजर आ रही है। सुनो, मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करना और किसी विधानसभा के प्रत्याशी को घोषित करना, ये तो दोनों आपस में अलग अलग चीजें हैं। इनको जोड़ ही नहीं सकते हम। भाई मुख्यमंत्री की सीधी दौड़ हो जब तो कोई बात है, वो तो विधायकों में से चुनना है। उन्हीं पदचिन्हों पर उसी नजरिए से शायद कांग्रेस भी इस चुनाव को लेती हुई नजर आ रही है कि एंड मौके पर हम घोषणा करेंगे और हमें कहीं ना कहीं जीत हासिल होगी। चलिए, एक कमेंट में यहां पर लेना चाहूंगा ओमकार सिंह जी का। चलिए ओमकार जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ जी, पहुंच रही है। एक कमेंट आपका भी लेना चाहूंगा क्योंकि आपकी पार्टी ने भी पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं। है ही नहीं ओमकार सिंह जी के पास। 14 तारीख तक हमने
कैंडिडेट के फॉर्म भरवानी। तो देखिए, चाहे हम कल अनाउंस करें चाहे आज अनाउंस करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अपनी बात शास्त्री जी जीते हुए हैं, क्यों, उसका कारण है 28,000 तो इनके पास पिछली बार की वोट है बीजेपी की, और 63,000 बिश्नोई की वोट है, मतलब 91,000। ये तो बहुत बड़े मार्जिन से चुनाव जीत चुके हैं। मेरे ख्याल इनको बोरिया बिस्तर समेट के घर चले जाना चाहिए। और दूसरा, आप कहते कि बीजेपी ने प्रत्याशी अनाउंस कर दिया, बीजेपी का प्रत्याशी था ही कौन? ये तो स्वार्थ और शर्त की राजनीति है। मेरी गारंटी के साथ चैलेंज है शास्त्री जी को, आप ये बताइए, भव्या बिश्नोई और कुलदीप बिश्नोई, इनके अलावा आपके पास तीसरा नाम कौन सा था? क्योंकि जब कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस छोड़ी, ये जो स्वार्थ की राजनीति चल रही है ना इस वक्त देश में, स्वार्थ और डर दोनों चीजें इकट्ठी कहूंगा मैं। एक तरफ तो स्वार्थ, लालच, मलाई चाटने का, दूसरी तरफ डर। किसका डर? सीबीआई का, ईडी का और इनकम टैक्स का। कहाँ तो पर्चे दर्ज होते हैं, कहाँ नोटिस आता है, कहाँ सुप्रीम कोर्ट में डेट लगती है, और कहाँ कुलदीप जी बीजेपी में चले जाते हैं और भव्या बिश्नोई प्रत्याशी बन जाता है। मैं प्रियावर्ती आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूँ कि कृपया एक नाम तो बता दीजिए, सिर्फ एक नाम, जो कुलदीप बिश्नोई और भव्या बिश्नोई के अलावा आपकी पार्टी के चिंतन में हो, क्योंकि ये शर्तों की राजनीति है। कुलदीप बिश्नोई शामिल इसलिए हुए हैं बीजेपी में क्योंकि उन्होंने यहाँ पे आके अपने बेटे को आगे लेके आना है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, आदमपुर की जनता बहुत ही जागरूक जनता है, वो इस बार देखेगी। वो व्यक्ति जो कांग्रेस की टिकट पे लगातार जीतता आ रहा है, इस बार क्या कहेगा? मुझे बीजेपी की टिकट, बीजेपी के नाम पे वोट दे दो। वो क्या कहेगा कि मेरे ऊपर ईडी या सीबीआई का दबाव है, मेरे को बचा लो, ये कहेगा जनता को। इसका मतलब जनता जाए बाढ़ में, जनता का कोई मतलब नहीं है, उसका कोई काम हो या ना हो, अपना और अपने परिवार का फायदा होना चाहिए। इनकी तो सीधी सी राजनीति ये है। चलिए वेद प्रकाश जी, मैं आपसे आपके पास आना चाहूंगा और सर समझना चाहूंगा कि अब इस बार ये भी साफ हो जाएगा कि कांग्रेस जो आदमपुर सीट पर जीतती चली आ रही है, ये कांग्रेस का वर्चस्व था या भव्य बिश्नोई का वर्चस्व था या कुलदीप बिश्नोई का वर्चस्व था। अब उपचुनाव के बाद यह भी साफ होता हुआ नजर आएगा कि आखिर किसका वोट बैंक था, कि आखिर ये कांग्रेस का वोट बैंक था या भव्य बिश्नोई का वोट बैंक था या कुलदीप बिश्नोई का वोट बैंक था। गिरिवर जी, आपके प्रश्न से ही एक बात तो साफ हो गई कि भाजपा का कुछ नहीं है आदमपुर के अंदर। यही हम कह रहे हैं, यही आप अपने प्रश्न के द्वारा कह रहे हैं। नहीं, ये साफ भी हो जाएगा। सर सुन तो लीजिए सर। और जो ओंकार जी ने कहा है वो 4 महीने से मैं कह रहा हूं, हर चैनल पे कह रहा हूं। और मैं भाई सतवर्त शास्त्री से पूछना चाहता हूं, वो बताते कि कब उन्होंने उम्मीदवारों के नाम मांगे, किसने अप्लाई किया? न उन्होंने नाम मांगे, न उन्होंने अप्लाई किया, न उनके पास उम्मीदवार था। आदरणीय खट्टर साहब दुबई से आए, आते ही बैठक कर दी, कुलदीप बिश्नोई को बुलाया। खट्टर जी बोले आप लड़ दो, कुलदीप बोला मैं नहीं लड़ूंगा, मेरा लड़का लड़ेगा। मीटिंग खत्म, उम्मीदवार तय। अब ये कह रहे हैं हमारे भगदड़ मच रही है। अरे शास्त्री जी, असत्य तो ना बोले। कांग्रेस का कोई आदमी आदमपुर में आपके अंदर शामिल नहीं हुआ है, जबकि बीजेपी के 200 से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल हो चुके हैं। हम एक एक का नाम बता चुके हैं, मीडिया के सामने प्रस्तुत कर चुके हैं। और अभी तो आपके यहाँ बहुत भगदड़ मचने वाली है। और मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, बीजेपी का कोई भी कार्यकर्ता, आरएसएस का कोई भी कार्यकर्ता मन से कुलदीप बिश्नोई का साथ नहीं देगा, ऊपर से करेगा, उसे हराने का काम करेगा। और जो इनका सहयोगी है जजपा, वो उन्होंने तो आज तक नहीं कहा कि हम इनका समर्थन कर रहे हैं। ये दावा कर रहे हैं कि हमारा समर्थन कर। अरे भगदड़ तो आपकी गठबंधन में मच रही है। 3 दिन हो गया बैठक पर बैठक चल रही है, पर जजपा ये कहने को तैयार नहीं कि हम समर्थन कर देंगे, क्योंकि उनकी राजनीतिक मौत हो जाएगी अगर वो कुलदीप को समर्थन करते हैं। और इनके उस क्षेत्र के सांसद ब्रजेंद्र सिंह जी और इनके सबसे बड़े नेता जनाधार के जो माने जाते हैं उस क्षेत्र के चौधरी वीरेंद्र सिंह, वो तो डर मारे पड़े हैं। उनके समर्थक कांग्रेस में आ रहे हैं और वो इनको समर्थन करने को तैयार नहीं है। तो भगदड़ इनके अंदर है, हमारे अंदर कोई भगदड़ नहीं है। और जहां तक जनाधार का सवाल है, मैं आपकी बात से सहमत हूं। ये लड़ाई
कुलदीप बिश्नोई के स्वार्थों और अवसरवाद की और भाजपा की जनविरोधी नीति, दोनों को मिलाकर कांग्रेस से है। क्योंकि इस एक सीट से ना तो सरकार जाने वाली है और ना हमारी सरकार बनने वाली है। ये मतदाता भी जानता है और हम भी जानते हैं, भाजपा भी जानते हैं। पर मतदाता एक बात को जरूर जानता है कि यदि उसने भाजपा को यहां से जिता दिया तो भाजपा तुम पर दमन का दौर और चलाएगी, किसान मजदूरों का शोषण और करेगी और फासिस्ट नीतियों को और इस प्रदेश में बढ़ाएगी। इसलिए आदमपुर का मतदाता दो ही जगह वोट देगा। एक, कुलदीप बिश्नोई को हराने की वोट, जिसमें स्वार्थ की राजनीति पर भी चोट होगी और जनविरोधी भाजपा की नीतियों पर भी चोट होगी, और दूसरी तरफ उसको हराने वाली कांग्रेस को। चलिए, और हमें पूर्ण विश्वास है कि शास्त्री जी का आतंकवाद धरा का धरा रह जाएगा। और जिस तरह कुलदीप बिश्नोई को ब्रजेंद्र सिंह जी ने 20,000 वोटों से हराया था, इसके लड़के भाऊ बिश्नोई को लोकसभा चुनाव में शायद ब्रजेंद्र ने नहीं, शायद अजय दुष्यंत चौटाला ने हराया था 20,000 वोटों से। वही हार अब की बार फिर भाऊ बिश्नोई। चलिए, हार जीत तो समय डिसाइड करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपको प्रत्याशी जरूर डिसाइड कर देना चाहिए था अब तक, ताकि जमीन तैयार कर ले। चलिए वेद प्रकाश जी, मैं लौटूंगा आपके पास। सत्यव्रत शास्त्री जी, तो मालिक है मतदाता, आपने मेरे से पूछा, मैंने बता दिया। चलिए, इन लोग के पास पहुंच जाऊंगा मैं। सत्यव्रत जी, सर इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी के सामने कई चुनौतियां हैं, अगर मान लिया जाए, क्योंकि आने वाले समय में हरियाणा में चुनाव है और ये मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं पूत के पांव जो हैं वो पालने में ही दिख जाते हैं कि आखिर आगे के उसके लक्षण कैसे हैं और लाभ लक्षण कैसे होंगे। पंचायत चुनाव, निकाय चुनाव, लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव सब आगामी समय में है। तो अगर यहां से भव्य बिश्नोई की यहां पर भव्य जीत होती है तो कहीं ना कहीं आपको ये रणनीति भी पता चल जाएगी कि आगे की रणनीति कैसे बनानी है। लेकिन इस बार अगर बात की जाए तो भव्य बिश्नोई के सामने भव्य चुनौतियां हैं, क्योंकि पहली बात तो दल बदल की चुनौती है, ठीक है। दूसरी बात की जाए तो जिस तरीके से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इनेलो लगातार हमलावर है और कहती हुई नजर आ रही है कि वो बाहरी प्रत्याशी है, उनको यहां की कोई नॉलेज नहीं है, और शायद यही नतीजा था 2019 लोकसभा चुनाव में भी उन्हें हार का सामना करना पड़ा भव्य बिश्नोई को। और उसके बाद अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं इस बार जनता भी खासा नाराज नजर आ रही है। और अगर अगली सबसे बड़ी बात है तो वो कहीं ना कहीं जो किसान आंदोलन था उसकी भी आंच हरियाणा में अब देखने को मिल सकती है। तो ये कई कड़ी चुनौतियां हैं जिनको भव्य बिश्नोई का भव्य सामना करना पड़ सकता है। कैसे निपटेगी बीजेपी इनसे? देखिए प्रियव्रत जी, ये जितने मुद्दे आपने गिनाए हैं ये मुद्दे समाप्त हो चुके हैं, क्योंकि इस देश के अंदर लोकतंत्र है और लोकतंत्र में 50 साल कांग्रेस ने एक छत्र देश में शासन किया। धीरे धीरे 1975 से लगाएंगे या 80 से लगाएंगे तो देश के अंदर कांग्रेस के विरोध में माहौल बनने लगा, नए राजनीतिक समीकरण बनने लगे। और पिछले 15-20 साल का यदि इतिहास देखेंगे तो राजनेताओं को नेता नीति और नियत के आधार पर अपने समय पर नीतियों के आधार पर, नेताओं के आधार पर दूसरे दलों में जाने का कोई परहेज किसी का नहीं है। और मैं समझता हूं कि होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि नेता स्थायी है तो नीति स्थायी रहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक सतत बहता संगठन है जिसके अंदर समय समय पर नेतृत्व बदलते रहते हैं और न जाने कैसे कैसे छोटे परिवार से आकर भी इस देश की राजनीति में मुख्य धारा में लोग आते हैं। लेकिन एक तरफ ठहरा हुआ पानी है जो सरहद और गगन के आधार के ऊपर रुक चुका है और क्षेत्रीय पार्टियां भी केवल उसी आधार पर चलती हैं। इसलिए जनता के उन मुद्दों को लेकर यदि कोई विषय को समझकर कोई नेता यदि दूसरी पार्टी को ज्वाइन करता है। सत्यव्रत जी, थोड़ा सा कम शब्दों में अपनी बात को खत्म करिए क्योंकि समय का अभाव भी है। सत्यव्रत जी, थोड़ी सी कम शब्दों में अपनी बात को खत्म करिए क्योंकि समय का थोड़ा सा अभाव है। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि चुनौती केवल हमारे पास एक है कि हम कितना मार्जिन से जीत आएंगे। और जो आंकड़े ओंकार सिंह जी बता रहे थे हमारे और कुलदीप बिश्नोई के, उन आंकड़ों को पार करने की चुनौती है। उनको पार करेंगे, जोरदार ढंग से करेंगे। किसान भी हमारे पक्ष में है, मजदूर भी हमारे पक्ष में है, कर्मचारी अधिकारी हमारे पक्ष में है। यहाँ विरोध का कोई स्वर दिखाई नहीं देगा, ये निश्चित मानिए। भारतीय जनता पार्टी का सर विरोध का स्वर कैसे नहीं दिखाई देगा सर? बीजेपी और जेजेपी के बीच ही खटास पड़ी हुई है।
जेजेपी नहीं, ये सब बनावटी। देखिए, मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी रोज मिलते हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी और निशांत सिंह जी की रोज बातचीत होती है, और फिर नीचे कोई लोग आपस में बातचीत करने के लिए फ्रस्ट्रेशन में दिखाई दे तो कोई बात नहीं है। उनका नेतृत्व तो हमारा। बीजेपी अलग बैठक करती हुई नजर आ रही है, जेजेपी दिल्ली में अलग बैठक करती हुई नजर आ रही है, इस पर भी एक कमेंट चाहूंगा। देखिए, वो राजनीतिक पार्टी है, अपनी राजनीति करते हैं, उनके कार्यकर्ताओं के साथ बैठना उठना उनकी स्वतंत्र। कुल मिलाकर तो मुझे लगता है कि एकजुट होकर इस समय भव्य बिश्नोई को भव्य जीत दिलवाने का जिम्मा बीजेपी और जेजेपी दोनों को ले लेना चाहिए, लेकिन दोनों है अपनी अपनी राजनीति में, और कहीं ना कहीं पटकथा भी रचती हुई नजर आ रही है बीजेपी 2024 लोकसभा विधानसभा चुनाव को लेकर। अलग अलग पोस्टर भी होंगे इस बार, चेहरे अलग अलग हैं अगर तो। देखिए, ये मैं कह रहा हूं कि ये सब प्रारंभिक बात है। नेतृत्व के साथ जो बातचीत होती है वो एक अलग होती है, कार्यकर्ताओं की बात अलग होती है। दोनों पक्ष का जो संगठन और सरकार के हिस्से हैं वो निरंतर मिल रहे हैं और आपस में बातचीत रखते हैं, और थोड़ा सा कद ऊंचा करने के लिए यदि कोई नीचे का कार्यकर्ता ऊपर उठने की कोशिश करे तो उसको भी स्वतंत्रता होती है कि लोगों और कार्यकर्ताओं के बीच वो चर्चा का विषय बने। चलिए इससे ज्यादा जी मैं लौटूंगा आपके पास। मैं भी यही चाहता हूं कि आपसी सद्भाव और प्रेम बना रहे आप दोनों के बीच। चलिए, हमारे साथ ओमकार सिंह जी भी हैं। ओमकार जी, कहीं ना कहीं पत्ते तो आपको भी इस समय तक खोल देने चाहिए था, क्योंकि 14 तारीख आखिरी डेट है। सवाल मेरा अभी भी वही है इनेलो को, क्योंकि अगर स्थापित करना है राजनीति में तो जमीन तैयार करने के लिए कहीं ना कहीं एक प्रत्याशी जरूर होना चाहिए, और वो प्रत्याशी अभी तक इनेलो पार्टी खोज नहीं पाई है शायद। प्रियावत की अपनी अपनी रणनीति होती है, हम भी पत्ते डिक्लेयर कर देंगे, इसमें किसी को क्या दिक्कत है। और दूसरा, मैं तो अपने भाई के भी बात पे हंसी आ रही थी, ये कह रहे विरोध तो किसी का होगा ही नहीं। ये तो मैं भी मानता हूँ विरोध तो नहीं होगा, पार्टी जरूर छोड़ देंगे, विरोध नहीं होगा, गठबंधन जरूर टूट जाएगा लेकिन विरोध नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और उसके साथ साथ स्थानीय पुलिस पर्चे भी दर्ज होते हैं, मुकदमे भी दर्ज किए जाते हैं विरोधियों पे। मेरे पे भी दर्ज है, अंबाला कैंट में गब्बर ने मेरे पे भी दर्ज करा रखा है, ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूं मैं। ये सारी चीजों की वजह से ये सोचते हैं विरोध नहीं होगा, लेकिन अति के बाद अंत आता है। ये आप कभी देख लेना, रावण ने अति करी थी, उसके बाद उसका अंत हुआ। अब ये अति कर रहे हैं, अति, ठीक है ना। अति के पहले हो ही चुका, अति का बनी की बारिश, ठीक है। अति का कुछ भी भला नहीं होता। और प्रियवत जी, सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहना चाहता हूं, अभी तक प्रदेश में 2 चुनाव हुए हैं, और आमतौर पर आप किसी भी प्रदेश में देख लेना, हिस्ट्री उठा के देख लो, जो उपचुनाव होते हैं वो सरकार के होते हैं, क्योंकि सरकार के पास बहुत बड़ी ताकत होती है, पैसा होता है, धन बल, साम दाम दंड भेद सब कुछ होता है। और जैसा कि ये हमारे भाई शास्त्री जी बोल रहे थे कि डर भी तो होता है, जाएगा तो कोई नहीं। सर नहीं, ये गलत बात है सर, मैं ये नहीं मानता। नहीं, ये नहीं मानता कि सरकार उपचुनाव में धन बल का प्रयोग करती है। ओमकार जी, मैं नहीं मानता। उत्तर प्रदेश में अगर बात कर ली जाए तो 2020 में 7 सीटों पर उपचुनाव हुआ था। ओमकार जी, मैं क्लियर कर बाइंडअप से पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, जिस तरीके से आप कहते हुए नजर आ रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर उपचुनाव हुआ था। फूलपुर जैसी सीट हार गई थी बीजेपी, और बीजेपी की सरकार थी। रामपुर में भी सीट हार गई थी बीजेपी, ठीक है। फिलहाल थोड़ा सा समय का अभाव है। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, जिस तरीके से बात की जाए तो आदमपुर का रण जो है वो और भी ज्यादा दिलचस्प होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने अपने पत्ते खोल दिए हैं। लेकिन अब ये देखने वाली बात होगी कि भव्य बिश्नोई बीजेपी में शामिल होने के बाद बीजेपी को कितनी भव्य जीत दिला सकते हैं, या कांग्रेस आदमपुर पर एक बार फिर से अपना प्रत्याशी उतारने के बाद कब्जा करेगी। तो आज की इस खास चर्चा में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।